तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म हमारा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट के बारे में देखेंगे। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। ठीक है, जो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी। देखो, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है दो पॉइंट्स के बीच में, किसी कंडक्टर में दो पॉइंट्स के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो इक्वल टू वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? उन दोनों पॉइंट्स के बीच के वोल्टेज के। ठीक है, अब उस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, वन अराइव्स एट यूजुअल मैथमेटिकल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स दिस रिलेशनशिप। ठीक है, ये आप हमेशा से पढ़ते आ रहे होंगे, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब वेयर I इज द करंट थ्रू द कंडक्टर इन यूनिट ऑफ एम्पियर्स। ठीक है, एम्पियर की यूनिट। देखो, वोल्ट क्या है? वोल्ट इज द वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस द कंडक्टर, इट्स यूनिट इज वोल्ट्स, है ना। और जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा क्या है? R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन यूनिट्स ऑफ ओम्स। ठीक है, जिसकी यूनिट है हमारी ओम। तो ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, है ना, काफ़ी बार। ये देखो, ये सर्किट दिया हुआ है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस मॉडल हमारा दिया हुआ है कि यहाँ ये वोल्टेज है इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, ये वोल्टेज है हमारा। ठीक है, V, ये E हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, है ना। ये रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये कैपिटल R हमारा रेजिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और ये I हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस कैसे हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो माइक्रोस्कोपिक ओरिजिन्स, है ना। ड्यूरिट्स मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली बाउंस अमंग बिहेवियर स्टेशनरी क्रिस्टल आयन। ठीक है, यहाँ पे देखो जो रेड आयन दिख रहे हैं ना, ये सारे हमारे क्रिस्टल्स आयन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लू सा आपको दिख रहा है, ये सारी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनका मूवमेंट ऐसे रैंडम होता रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं किस पे? डायलैक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन पे, कि हमारा डायलैक्ट्रिक्स क्या होते हैं और पोलराइजेशन उनमें किस तरह से एग्जिस्ट करता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये हमारा मान लो कोई एटम है। ठीक है, इसमें क्या है? एक प्रोटॉन है और इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हो तो क्या रहेगा उस कंडीशन में? कैसा रहता है ये कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इस तरह से अरेंज है। ठीक है, तो इनका जो सेंटर होता है ना, वो क्या है? सेम रहता है, दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेम रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई अप्लाई कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से अब क्या होता है? इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट के कारण ही हमारा क्या होता है? डायपोल मूवमेंट होता है। डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी, है ना। Q क्या है? चार्ज, है ना, और D हमारा क्या है? डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो वैल्यू। ठीक है, तो इससे ही हम क्या कहेंगे कि अब हमारा जो आयन हो गया है वो सॉरी एटम जो है वो हमारा क्या हो गया? पोलराइज्ड हो गया है। ठीक है, अब देखो डायलैक्ट्रिक्स में भी सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है नॉन पोलर, दूसरा है पोलर। ठीक है, नॉन पोलर मतलब डायलैक्ट्रिक्स दैट डू नॉट पॉजेस परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैन बी इंड्यूस्ड बाय प्लेसिंग द मटेरियल इन द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इनमें हमारा कोई परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, उसमें हम इंड्यूस करते हैं बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसके कारण से हमारा क्या होता है? तब जाकर के हमारा पोलराइज्ड होता है एटम। ठीक है, और जो पोलर होते हैं डायलैक्ट्रिक्स उनमें क्या होता है? कुछ ना कुछ पहले से ही हमारा डायपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, उनके ओरिएंटेशन के कारण। ठीक है, बट
which become more or less oriented by the application of the external field applied. ठीक है, इसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायग्राम में भी आप देख रहे हो जैसे कि, है ना, ये हमारा क्या है, नॉन पोलर एटम है। ठीक है, जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई है वो जीरो है, तो यहाँ पे कोई पोलराइजेशन नहीं, पोलराइजेशन जीरो है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, यहाँ पे पोलराइजेशन अब नॉन जीरो है। ठीक है, ऐसे ही अब देखो सेकंड जो हमारा होता है पोलर एटम, उसमें क्या होता है कि इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, टोटल पोलराइजेशन तो कहेंगे कि इसमें जीरो है। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो अगर एक की पोलराइजेशन की डायरेक्शन, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो उसके कोई ना कोई एटम जैसे कि ये है, इसके जस्ट अपोजिट तो कैंसिल कर देता है ना, तो ओवरऑल तो हम जीरो कहते हैं। लेकिन इंडिविजुअल का देखोगे तो कुछ ना कुछ इसमें रेजिडुअल पोलराइजेशन होता है। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, सारे के सारे क्या होंगे, एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो यहाँ पे अब पोलराइजेशन जो ओवरऑल है वो जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखो पोलराइजेशन का ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पोलराइजेशन P इज इक्वल टू, है ना, ये है डायपोल मोमेंट PI, स्मॉल p से हम डिनोट कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। अब देखो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ टू वायर लाइन। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स कंस्टिट्यूट अ कैपेसिटर बिटवीन देम, द कंडक्टर्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एक्ट एज द पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। देखो दो पैरेलल प्लेट हमारे कंडक्टर्स होते हैं, उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है ना, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कह रहे हैं, कैपेसिटर्स है। ठीक है, एंड द एयर इज जस्ट लाइक अ डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे एयर हो सकता है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, या तो फिर अदर मटेरियल्स जो हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं उनको भी हम फिल कर सकते हैं कैपेसिटर्स बनाने के लिए। ठीक है, द कैपेसिटर्स ऑफ अ लाइन गिव्स द राइज टू द लीडिंग करंट बिटवीन द कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये हमारे कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द transmission line, their effect is negligible on the performance of short and low voltage transmission line. In the case of high voltage and long lines, it is considered as one of the most important parameters. ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द टू वायर लाइन, है ना, टू वायर लाइन के लिए हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। द कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन अलॉन्ग विद द capacitances from the shunt admittance, the conductance in the transmission line is because of leakage over the surface of the conductor. Consider a line consisting of two conductors A and B, each of the radius r. ठीक है, दो कंडक्टर्स आपके पास A और B, इनके बीच का रेडियस हमारा, इसकी रेडियस हमने r मान ली, स्मॉल r, उनके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली दो कंडक्टर के बीच की कैपिटल D। ठीक है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस है आपका CAB। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इन दोनों बीच, कंडक्टर के बीच का, VAB इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन QA ln DAB बाई DAA। ठीक है, प्लस QB ln DBB बाय DBA। ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे हमारा QA क्या है, चार्ज ऑन द कंडक्टर A, QB क्या है हमारा, चार्ज ऑन अ कंडक्टर B, VAB क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर A एंड B, है ना, और एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, अब देखो QA प्लस QB इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल चार्ज है ना, और अपोजिट है, सो डैट QA इज इक्वल टू माइनस ऑफ QB, है ना, DAB इज इक्वल टू DBA इक्वल टू D हमने मान लिया। और इसी तरह यहाँ पे देख रहे हो ना, डिस्टेंस दोनों के बीच क्या है, A की B से डिस्टेंस या B की A से डिस्टेंस, दोनों इक्वली तो होगी, इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे DAB इज इक्वल टू DBA दैट इज इक्वल टू D। ठीक है, और DAA और DBB है ना, क्या है, इसकी रेडियस ही दोनों की इक्वल है जो कि R। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हमने इसमें सब्सटीट्यूट कर दी, रखने के बाद देखो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, जो आपका फाइनल VAB आएगा वो आएगा 1/पाई एप्सिलॉन QA ln D/R। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने जो भी अभी देखी वो सारी हमने इस पर पुट कर दी।
अब आपका आ गया सी ए बी इजिकल टू, सी इजिकल टू क्या होता है, क्यू बाई वी, है ना, कैपेसिटेंस इजिकल टू क्यू बाई वी ए बी। तो क्यू ए बाई वी ए बी अगर करोगे तो क्यू ए कैंसिल हो गया, बचा आपके पास क्या, पाई एप्सिलॉन बाई एल एन डी बाई आर, इतना फैरेड पर मीटर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, है ना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके आगे। थैंक यू।